Welcome to the fifth part of French Revolution. In today's class, we will discuss Declaration of Rights of Man and Citizens in France that was declared in August 1789. So, what were the points in the Declaration of Rights of Man and Citizen? First point was, men are born free and equal. सारे इंसान फ्री हैं और इक्वल हैं. There should not be any biasness. कोई भी भेदभाव नहीं करना है. Second one, sovereignty. Sovereignty resides in the people. When we are talking of a sovereign country, then it means non-interference from the foreign countries. मीन्स बाहर की कंट्री कोई भी उसके इंटरनल वर्किंग में इंटरफेयर नहीं कर सकती. तो यहाँ पे भी सॉवरेंटी मीन्स नॉन इंटरफेरेंस. थर्ड पॉइंट इज द लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल. हम लोग कहते हैं ना कि जब मोरली जो काम सही होता है उसे हम लोग कानून बना देते हैं. मोरली बहुत सारी चीज़ें जेलिंग जब तक उसको इम्प्लीमेंट आप नहीं कीजिएगा बाय मेकिंग इट ए लॉ, तब तक वो प्रॉपर नहीं इम्प्लीमेंट, वो उसे मानने को लोग तैयार नहीं होते. सो लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, मतलब जनरली जैसे करेक्ट माना जाएगा, दैट शुड बी द लॉ. फोर्थ पॉइंट, नो मैन कैन बी एक्यूज्ड. नो मैन कैन बी accused, arrested or detained except what? Except in cases determined by the law. Means किसी भी इंसान को बिना कानूनी जुर्म में पाए गए उससे हम अरेस्ट नहीं कर सकते, ना ही अक्यूज्ड कर सकते हैं. Means if someone is proven that he has gone against law, then only we will accuse him or we will arrest him. So this was the fourth point. So this was the Declaration of Rights of Man and Citizens, which was established in implemented in France in August 1789. Now after this we will just see a Constituent Assembly. Now after this Constituent Assembly abolished some of the things which was quite against the nature. Constituent Assembly. Abolished. किन किन चीज़ों को इसने हटाया? फर्स्ट वन इज फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म कहते हैं जागीरदारी को, ज़मींदारी भी आप समझ सकते हैं. Second one is serfdom. बंधुआ मजदूरी समझ सकते हो आप, serfdom. The third one is privileges of the elite. Means तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को जो प्रिविलेज मिलता था बाय बर्थ उसे ख़त्म कर दिया. So these were the very important steps which were taken by the Constituent Assembly after the Declaration of Rights and Men. Now, after this very thing, Louis XVI was pressurized to sign the Constitution. After this, Louis XVI को प्रेशराइज करके Constitution साइन करना पड़ा. बट उसने साइन तो कर दिया, बट कहीं ना कहीं वो बैक में कॉन्स्पिरेसी कर रहा था. देख, मैं बता दूं यहाँ पर कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हो रहा था उसके बैकड्रॉप में जो उसकी पड़ोसी कंट्री थी उसमें भी खलबली मची हुई थी कि आज फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा है, कल होकर ना जाने हमारे देश में भी उससे इंस्पायर होकर लोग यहाँ पे रिवोल्ट कर दें. तो लोग सारे देश डरे हुए थे कि हमें फ्रांस का साथ देना चाहिए, वहाँ के फ्रांस के साथ नहीं, फ्रांस के किंग का साथ देना चाहिए, क्योंकि आज उनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ हो रहा है. ये आपको बाकी किंग समझ रहे थे. सो इसको देख के ल्यूइस 16 को बाकी जो पड़ोसी मुल्क थे उसको सपोर्ट कर रहे थे, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लोगों से डरो नहीं. तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जिसके साथ ल्यूइस 16 ने कुछ
सेक्रेट नेगोशिएशन कर रखा था। तो ल्यूइस 16 entered into secret negotiation with प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। आपको ऑस्ट्रिया हर जगह मिलेगा, बहुत जगह ये टांग रहता है। प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ वो सेक्रेट नेगोशिएशन कर रहा था। कौन? ल्यूइस 16 टू सेव हिज इमेज ऑफ किंग। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द सेक्रेट कॉन्स्पिरेसी, सेक्रेट डीलिंग बिटवीन ल्यूइस 16 एंड प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। और ये बात कहीं ना कहीं वहाँ की फ्रांस की पब्लिक को पता चल गया। सो these things infuriated the general public of France. Infuriated, गुस्सा दिला दिया जनरल सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। उन लोगों ने कहा ये देखो तो हमारे सामने तो कहता है कि चलो भाई ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ये सही है, मैं इसको मानने को तैयार हूँ, मैंने साइन कर दिया, बट यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो वहाँ की जनरल पब्लिक अब समझ गई इसके चाल को कि लुइस 16 बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं गेम खेल रहा है। सो अल्टीमेटली द नेशनल असेंबली voted in April 1792 to declare war against Prussia and to declare war against Russia and against Prussia and Austria। ऑस्ट्रिया आपको बता दूं कि उसका ससुराल भी था, किसका? ल्यूइस 16 का। तो ससुराल वाले भी इसकी मदद कर रहे थे ल्यूइस 16 की, जाहिर सी बात है। सो दिस वॉर वाज बेसिकली was पीपल वर्सेस यूरोपियन किंग्स। ये जो वॉर था किसके खिलाफ में था? सारे लोग एक तरफ थे और यूरोपियन किंग्स एक तरफ थे। सो इट वॉज ए वॉर अगेंस्ट द यूरोपियन किंग्स बाय द पीपल ऑफ द यूरोप। और यहाँ पर एक पैट्रियोटिक सॉन्ग भी काफ़ी फेमस होता है, एंड दैट वाज नेम्ड मार्शलीज। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मार्शलीज इसका नाम क्यों पड़ा। एक्चुअली शुरुआत में जो थे, आपको जो फ्रांस की आर्मी थी वो मार्शलीज से पेरिस में जा रही थी जंग लड़ने के लिए, और उस टाइम उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था। और ये सॉन्ग किसने लिखा था? रॉजेट, थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है, डी एजले, इसने लिखा था। और इसका नाम मार्शलीज इसलिए पड़ा था क्योंकि फ्रेंच आर्मी मार्शलीज से पेरिस की तरफ जा रही थी जंग लड़ने के लिए, उसी टाइम ये सॉन्ग बना था। दैट्स व्हाई इट वाज नेम्ड मार्शलीज। एंड now it is the national anthem of France as well. It is the national anthem of France. So Marseillaise is the national anthem of France. The next point we are going to discuss on September 21, 1792. 1792 फ्रांस एबोलिश्ड मोनार्की। देखो अब क्या होता है, नेशनल असेंबली ने समझ गया कि भाई ल्यूइस 16 कोई ना कोई चाल चल रहा है, तो उसने क्या किया, वॉर को डिक्लेयर कर दिया। अल्टीमेटली अब ल्यूइस 16 के सारा पत्ता खुल चुका था। तो सितंबर 21, 1792 को क्या होता है, फ्रांस अल्टीमेटली मोनार्की को एबोलिश कर देता है, ख़त्म कर देता है, एबोलिश्ड मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। और उसके बाद क्या हो जाता है, फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री होता है। रिपब्लिक में बता दूं
रिपब्लिक तो आप लोग सुनते हो ना, इंडिया इज़ ए रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री। रिपब्लिक मीन्स होता है विच हैज़ गॉट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसका मनमाना नहीं होता है, वो जो भी काम करेगा कुछ ना कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा। इट हैज़ रिटन लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड हैज़ बिकम अ रिपब्लिक। ऑन September 22, Leo XVI executed. Leo XVI tried for sedition. Sedition कहते हैं देशद्रोही के बेसिस पर उसको ट्राई किया था, ट्रायल दिया था और फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया था। और अल्टीमेटली सेकेंड डे उसकी वाइफ को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ये हाश है कि जब एक हवा चलती है, एक मॉब आता है तो किसी को नहीं बख्शता, उसकी वाइफ को भी फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ऑन नाउ अब इसके बाद एक सीन क्रिएट होता है। अब जाहिर सी बात, लियो 16 का खात्मा हो गया, मोनार्की ख़त्म हो चुका है, फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुका। अब क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। सॉरी, देयर इज़ अ करेक्शन, वन करेक्शन देयर। फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड डिक्लेयर रिपब्लिक, दैट वाज इन September 22, 1792। France abolished monarchy and became republic. It was on September 22, 1792. And there was a wrong information given by me that Leo 16 was executed on September 22. Leo 16 was executed on January 21, 1793. Leo 16 executed. Okay. Now, अब इसके बाद मिडिल क्लास में अलग सा रेवोल्यूशन हुआ। मिडिल क्लास पॉलिटिक्स ज्वाइन करने लगा। मिडिल क्लास ज्वाइंट पॉलिटिक्स। ओके, और इसमें बहुत सारे क्लब्स बने। जैसे अभी हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उस टाइम क्लब्स होते थे। द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर क्लब्स वाज जैकोबिन क्लब। द मोस्ट रेवोल्यूशनरी क्लब इट वाज जैकोबिन क्लब्स। और इसका जो मेन लीडर था, द मेन लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, the main leader of the Jacobin club. Okay, there's only one S, Maximilian Robespierre. Okay, so what he has done, Maximilian Robespierre has done few of the changes which I am going to mention. First point, maximum limit on price, food prices. अच्छा काम किया। मैक्सिमम लिमिट ऑन फूड प्राइसेस मीन्स आप होर्डिंग करके किसी का दाम नहीं बढ़ा सकते हो। सेकंड इन्होंने जो किया, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मीट एंड ब्रेड। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा बहुत है तो आप बहुत ज़्यादा मीट खा लो, बहुत ज़्यादा ब्रेड खरीद लो। राशन हो गया था, सबको राशन के थ्रू दिया जाता था। थर्ड पॉइंट, farmers sold their harvest at fixed price। जैसे अभी हम लोग जानते हैं MSP आपको डिक्लेयर करता है इंडियन गवर्नमेंट, उसी तरह यहाँ पर भी एक फिक्स्ड प्राइस था फार्मर्स के लिए जिस पर वो सेल कर सकता था गवर्नमेंट को। वेजेस आर फिक्स्ड, मतलब कोई भी बार्गेनिंग आप लेबर के साथ नहीं करोगे, वेज आपको फिक्स्ड कर दिया गया, लेबर का वेज फिक्स कर दिया गया। एंड द लास्ट वन, वाइट फ्लोर बैंड, मतलब जो बिना चोकर वाला आटा होता है जो रईस लोग खाते हैं, इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। मतलब सब चोकर वाला आटा खाएगा, कोई रईस नहीं है, सब बराबर खाएगा सब। मतलब यहाँ पर आपको इक्वलिटी दिखाई जा रही थी, मैक्सिमिलियन ने इक्वलिटी। एंड वन मोर पॉइंट देयर हेयर इज चर्चेस क्लोज्ड। इसने क्या किया, चर्चेस को बंद कर दिया।
और ऑफिसेस को ओपन कर दिया, बैरक्स को ओपन कर दिया, मतलब चर्च की जगह पे क्या कर दिया, ऑफिसेस वगैरह को इसने ओपन कर दिया, क्योंकि ये समझता था कि ये देश के काम क्या आएगा, चर्च क्या आएगा। मतलब ही वॉज नॉट अ रिलीजियस पर्सन। एक बात और बता दूं कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो ड्यूरेशन था जब तक उसने शासन किया था उसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, मतलब दहशत का दौर, रेन ऑफ टेरर। अब दहशत का दौर क्यों कहा जाता था भाई, वाई इट वॉज कॉल्ड सो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था ये, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। ही फॉलोड सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, मतलब जो इसके अगेंस्ट में जाता था उसको बहुत ज़बरदस्त पनिशमेंट देता था, वो इसका सपोर्टर ही क्यों नहीं हो। और बहुत ज़्यादा कंट्रोल, जैसे आप लोग मार्केट कंट्रोल देखा, पॉलिसी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत सिवियर थी। अपोजिशन वर कंसिडर्ड, जो भी इसको अपोज करता था उसको कहता था ये तो देश का ही दुश्मन है। अपोजिशन वर कंसिडर्ड एज एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, एज द, मतलब आपने अगर रॉबेस्पियर के अगेंस्ट में चले गए दैट मीन्स कि आप देश के दुश्मन हैं। ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है ना भाई, मतलब आप सजेशन नहीं दे सकते हो, आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हो, इवन कि उसके जो फ्रेंड थे वो भी नहीं ये काम कर सकते थे। His own supporters wanted to mitigate the rigor। अब क्या हो गया, अब उसके खुद के दोस्त भी जो थे वो भी इसके अगेंस्ट में जाने लग गए, यार तुम क्या कर रहे हो, परेशान कर दिया। His own supporters want to mitigate, मतलब होता है कम करना। रेगर आप समझते हो, रेगरस इम्प्रिजनमेंट, तो जिसको सज़ा होती है, रेगरस मतलब बहुत कड़ी। मिटिगेट द रेगर एंड रेगर ऑफ दिस सिस्टम, उसकी जो सिस्टम थी बहुत कड़ी थी हर लिहाज से, तो कहते थे थोड़ा कम करो यार, थोड़ा मैनेज करो, थोड़ा मॉडरेट हो जाओ, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट्स थी। अल्टीमेटली क्या होता है, उसके अपने लोग उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं, और जब अपने लोग अगेंस्ट चले जाएं तो आपका जीना मुश्किल हो जाता है। सो अल्टीमेटली ही वॉज अरेस्टेड। हु वॉज अरेस्टेड? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ऑन 27 जुलाई 1794। इसका जो रेंज चला था आपको अक्टूबर 1792 से 1793 तक चला था, ठीक है। और एग्जीक्यूटेड थ्रू गैलेटाइन। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गया, गैलेटाइन यहाँ पर मैं बता दूँ, एग्जीक्यूटेड थ्रू गैलेटाइन। ये लोगों को जो भी इसके अगेंस्ट में जाता था उसको गैलेटाइन करता था। अब गैलेटिन है क्या भाई? गैलेटिन कुछ ऐसा होता था कि यहाँ पर ब्लेड होता, ठीक है, यहाँ पे इंसान का गर्दन होता, इस बॉडी को रख दी जाती है और यहाँ से ब्लेड गिरता और इसके गर्दन को काट देता था, इस तरह का कुछ था, ठीक है। तो ये सज़ा सबको ये देता था, गैलेटाइन करता था। और ये गैलेटाइन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसको एक भाई साहब थे जो गैलेटाइन नाम के, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। तो इसका भी हश्र हुआ, यही हुआ जो कि इसने बाकी लोगों का किया था। ही वॉज ऑल्सो गैलेटाइन आफ्टर बीइंग अरेस्टेड। अब इसके बाद क्या हो गया? सब कुछ ख़त्म, आपको लीज सेक्शन ख़त्म, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ख़त्म। अब क्या होगा? अब आया नया कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर फिर लोचा है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर यहाँ पर वही पैसे वाली बात। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वोट वही करेंगे हु हैव गॉट हाउस एंड प्रॉपर्टी, हाउस एंड प्रॉपर्टी वाले ही वोट करेंगे। पीपल हु ओन हाउस एंड प्रॉपर्टी विल वोट, मतलब जिनके पास घर नहीं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या होता है? ये वोट करके क्या करेंगे भाई? तो ये वोट करके आपको 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल 5 लोगों को चुनेगा, और ये मेंबर्स जो होंगे ये डायरेक्टरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायरेक्टरी।
अब ये तो हो गया, लेकिन इन लोगों के बीच में टसल चलता है, इनमें और इनमें टसल चलता रहता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इनको नहीं समझता, डायरेक्टरी उनको नहीं समझता, ठीक है, दोनों अपनी पावर को दिखाता, दैट्स वाई इनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया। अब ये नहीं चल पा रहे थे। कौन नहीं चल पा रहे थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले भी नहीं, डायरेक्टरी वाले भी नहीं चल। एंड दिस टसल लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ दिस डायरेक्टरी। अब ये अल्टीमेटली ख़त्म। और यहाँ पे एक नया बंदा आया। कौन कौन अभी तक आ चुका है? लियो XVI जा चुका है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जा चुका है, अब आया नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक आर्मी था, आपको फ्रेंच में, फ्रेंच आर्मी में एक जनरल था, अ जनरल इन फ्रेंच आर्मी। इसने देखा कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लोगों को लीडरशिप चाहिए और मुझ में वो क्वालिटी है, सो आई एम गोइंग टू लीड द पीपल ऑफ फ्रांस। किसने कहा? नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, सो इसने क्या किया? डायरेक्टरी को एक कूप करवाया। कूप होता है जहाँ पर डिफेंस हावी हो जाता है, डिफेंस ये क्या तो मिलिट्री वाले हावी हो जाते हैं और वो वहाँ के सिस्टम को तहस नहस कर देते हैं। सो गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड ही ओवरथ्रू डायरेक्टरी through a coup in 1799, okay, and provided a stable government। जाहिर सी बात, अभी तो स्टेबल गवर्नमेंट देना पड़ेगा, जैसे बाकी सब लोगों ने कुछ दिनों तक दिया था। बट अल्टीमेटली ये बंदे को भी ये लालच हो जाता है और ये एम्पेरर बन जाता है। कहाँ का? फ्रांस का। बिकेम एम्पेरर ऑफ फ्रांस। And rest we will discuss in the next video. Thank you, thanks for watching, and if you like my video then please subscribe, like and share it. Thank you.